ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आपका लेक्चर 2 में। आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर 2 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, एंड वी आर लार्जली फोकसिंग ऑन ईपीएफओ एग्जाम। अगर आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम को एक बार में शॉर्ट तरीके से निकालना है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारे वीडियोस ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूर चेक करें। हमने प्रण लिया है कि अगले 30 दिनों में हम आपका ईपीएफओ एग्ज़ाम निकाल के ही रहेंगे, बिकॉज़ ये नोटिफिकेशन काफ़ी समय के बाद आया है और मुझे पता है कि सरकारी नौकरी में जो लोगों का रुझान है वो कितना ज़्यादा रहता है और मार्केट में कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो प्रॉक्सी ज्ञान चैनल की टीम ने कसम खाई है, मिशन ईपीएफओ 2023 के अंदर हम पूरी तरीके से आपको ईपीएफओ का फ्री कोर्स अपने साइट से देंगे, और वो भी 100% सिलेबस कवरेज के साथ। क्योंकि बहुत जगह पे छोटा मोटा डेमो दिखा के, छोटे मोटी झांकी दिखा के आपसे पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ पे पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक कमिटमेंट है जो मुझे आपसे चाहिए। एक कमिटमेंट है कि आप इस चैनल में अपलोड होने वाले सभी लेक्चर्स को पूरे पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान से पेन और कॉपी लेके देखेंगे, ताकि आपके साइमल्टेनियसली नोट्स प्रिपेयर हो चुके हों और आपको दोबारा से इन लेक्चर्स को रिविजिट ना करना पड़े। ज़रूरतमंदों की मदद रास्ते में अपने सफ़र में करते रहें। जिस भी बच्चे को, जिस भी अभ्यर्थी को, जिस भी दोस्त को ईपीएफओ की रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी हो, उसको ये चैनल, उसको ये वीडियोस ज़रूर रिकमेंड करें। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के 1 2 3 4 के वर्जन्स को, और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज हम सेकेंड लेक्चर में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस ब्रिटिश रूल के अंडर किस तरीके के थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे थे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आज़ादी के बाद भारत में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस हुए, आखिरकार पर्पस, स्कोप, नेचर क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को रिजॉल्व करने के लिए अप्रोचेस क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, स्टेट का क्या रोल है, ट्रेड यूनियंस का क्या रोल है। इन सभी बातों पे आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आप आशा करता हूँ कॉपी और पेन लेके रेडी होंगे हमारे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। शुरू करूँगा मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को कुछ बेसिक जनरल क्वेश्चंस के साथ, और इन क्वेश्चंस को आप सर कॉमन सेंस के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। सवाल है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये किस तरीके का इशू है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ट्रेड यूनियंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट। ट्रेड यूनियंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो ट्रेड यूनियंस में आपको समझना है कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में अपने ओनर को, अपने मालिक को बताते हैं, राइट। तो ट्रेड यूनियंस कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो इश्यूज हैं ये मैंडेटरी होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो आपको बताना है। बात कर रहा है कुछ ऐसे इश्यूज की जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा नहीं किए जाते, यानी ट्रेड यूनियंस के द्वारा जो इश्यूज नहीं लिए जाते किसी भी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, वो इशू आपके नज़र में कैसे हैं। अब आपके नज़र में कैसे हैं, आपका ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं, ये ऑब्वियसली इंडिया के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। मान लीजिए ये इश्यूज जो कि मैंडेटरी नहीं है ट्रेड यूनियंस के लिए, वो क्या हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर इशू हो सकता है कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है और वो उस इंडस्ट्री के उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल, अगर उसका भट्टी में काम करने का रोल है और उसकी हेल्थ कंडीशन है कि उसको स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है गर्मी की वजह से, तो एक इंडिविजुअल इशू है, उस इशू को ट्रेड यूनियन तो उठाएगा नहीं। तो ये इशूज़ कैसे हैं, मैंडेटरी इशू है, परमिसिव इशू है, ये एम्प्लॉय का अपना इशू है, या नन ऑफ द अबव। कॉमन सी बात है कि एक व्यक्ति हो सकता है परेशान हो और ट्रेड यूनियन उसकी चीज़ों को रिप्रेजेंट ना करे, तो एक इंडस्ट्री जो कि अच्छी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत के हिसाब से
ये इश्यूज परमिसिव इश्यूज के अंदर आते हैं, अलाउ किया जा सकता है, ऐसे इशू के निस्तारण को भी किया जा सकता है। उसी तरीके से दूसरा बड़ा जनरल सवाल है, एक औपचारिक कंप्लेन, एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट अगर आप दे रहे हैं, एलिगेशन की लगा रहे हैं एम्प्लॉय की तरफ, सॉरी एम्प्लॉयर की तरफ, है ना, एक कोई आरोप लगा रहे हैं या कंप्लेंट दे रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय दे, चाहे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ दें, है ना, क्योंकि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ या उनके कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ, ऐसे फॉर्मल रिटन कंप्लेंट को क्या कहते हैं? ए क्वारल, बी ग्रीवांस, सी इलीगल, डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस का पूरा पर्सपेक्टिव यही था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में साझेदारी जो है वो बढ़ सके, राइट। द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, इसी को हम कहते हैं ग्रीवांस, जो कि एक फॉर्मल क्या होती है? कंप्लेंट। और ग्रीवांस सुलझाने के तरीकों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। रिड्रेसल का मतलब होता है ग्रीवांसों को कंप्लीटली ख़त्म करना, उनका निस्तारण। और ग्रीवांस का मतलब हो सकता है कोई तकलीफ या आरोप, करेक्ट। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म किसी भी इंडस्ट्री में होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। एक थर्ड क्वेश्चन है, अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और आप इसको भी क्या करेंगे सर? कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करेंगे। हर जगह कोई नॉलेज हो ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस प्रिवेल्स। Relationship between a professional employer organization or employee leasing firm and an employer based on contractual sharing of liability and responsibility for employee is A. Industrial relation, B. Employment relation, C. Co-employment relation, D. None of the above. What you need to understand is, in this particular question, आपसे कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक व्यक्ति है जिसकी फैक्ट्री है, इट्स अ व्यक्ति, सॉरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है मेरी, एक व्यक्ति है जिसका फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में काम करने के लिए ये इस पर्सन के पास जाता है जो यूजली लोगों की नौकरियां लगवाता है। इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ओनर ऑफ अ फैक्ट्री और नौकरी लगवाने वाली संस्था, कंसल्टेंसी फर्म के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, को एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि एम्प्लॉय लीजिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था? 3 पार्टीज़ होती हैं। 3 पार्टीज़ क्या होते हैं? वर्कर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, और तीसरी पार्टी होती है, वर्कर होता है, मैनेजमेंट होता है, तीसरी पार्टी होती है स्टेट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में तो नहीं आ सकता। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन में तब आ रहा होता जब ये पर्सन ए पर्सन बी से डायरेक्ट काम करा रहा होता, और करेक्ट आंसर इसका है को एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। Co-employment relation, because this person is not directly working but is asking the other set of persons to work under this factory. Anyway, आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, एज इट इज़ यू कैन ट्राई टू मेमोराइज एंड मग अप। बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे इसके पहले, वो कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते थे। अब अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रिटिश रूल के दौरान ये प्रॉफिट ड्रिवन, प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के लोगों से काम करा रहे थे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, और भारत को क्या बना रखा था? नेट कंज्यूमर बना रखा था। भारत ब्रिटिश रूल के दौरान कैसा था? भारत वॉज अ नेट कंज्यूमर, यानी हम एक मार्केट थे, हम अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट थे। अब सोचिए, हम अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते थे, तो अब आप बहुत गौरवान्वित हो जाएं और कहें कि हमारे पास बहुत पैसा था, बहुत सारे हम सोने की चिड़िया थे, फलाना थे, ढिमकाना थे। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं, ये हमें अभी फ़िलहाल अपने डिस्कशन में नहीं करनी है। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हमारे पास समय उतना नहीं है ना, हमारे पास उतना टाइम पीरियड नहीं है, हम लिमिटेड टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं। तो हमें अपने
बेसिकली जो लेक्चर्स हैं, जो टारगेट है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया जो है कॉलोनियल मार्केट था ब्रिटिश गुड्स का। शुरुआत कैसे हुई? अब ये डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकता है, या फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टैब्लिश इन विच सिटी आ सकता है, किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया, वो सब भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखें। सबसे पहले कॉटन मिल बनाई गई, बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई 1853 में। उसके बाद जूट की मिल बनाई गई जो कि कोलकाता में स्टैब्लिश हुई 1955 में। इन दोनों फैक्ट से आपको ये समझ में आता है कि बॉम्बे, कोलकाता, ये क्या थे? इकोनॉमिक सेंटर्स थे। तीसरा मैं आपको बता दूं, सूरत गुजरात में, ये भी एक इकोनॉमिक सेंटर था। उसके बाद मद्रास, इसमें कोची और चेन्नई, ये क्या थे? दी आर द टू इंपॉर्टेंट सिटीज। फिर टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 1911 में जमशेदपुर गुजरात में। आयरन और स्टील की डिमांड वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसी वजह से टाटा ने काफ़ी हद तक अंग्रेजी सेना को आयरन और स्टील प्रोवाइड किया। और आप देख सकते हैं कि 1853 से लेके 1857 तक, ये जो 4 साल हैं, राइट, दीज 4 years हैव बेसिकली रिजॉल्व्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला हमारा जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें 1853 से 57 तक, तो आपको पता है क्रांति का दौर चल रहा था, ये क्रांति का दौर चल रहा था। और फैक्ट्रीज एक्ट, सबसे पहले जनरल क्वेश्चन आता है कि भारत में फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कब लगाई गई? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को सबसे पहले लगाई गई, जिन्होंने वर्कर्स को सर्टेन राइट्स ग्रांट किए। फर्दर आप चले जाएं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन के दौरान कैसे थे। तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान आपको पता है कि गांधी जी जो हैं वो काफ़ी फ्रंट फुट पे आ चुके हैं और गांधी जी की इमेज एक महापुरुष और महागुरु के रूप में देखी जाती थी। तो उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला जिस तरीके से वर्कर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते थे अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को, जो कुछ भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि गांधी जी का रोल कैसा था। पर अभी फ़िलहाल गांधी जी के रोल को हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन की बात है, ये 1914 से 1918 के पीरियड की बात है। तो इसके दौरान ब्रिटिशर्स की जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि वो हम पे डिपेंडेंट भी हैं पर हमको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो हमारी मांगों को भी सुनते थे। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे, उनके लिए ये एक मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया, मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्रीज़ बन गया, जहाँ पे प्राइसेस जो हैं, जो हैं चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे थे। बिकॉज आपको पता है पूरी दुनिया वॉर फंडिंग में लगी हुई थी, बड़े बड़े सारी सैन्य शक्तियाँ, सारी सैन्य ताकतें जंग का को पैसे प्रोवाइड करने में लगी हुई थी। लेकिन वर्कर्स की कंडीशंस जो हैं, वो वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो चेंज नहीं हो रही थी। चीज़ें महंगी हो रही हैं, हो सकता है कंपनीज प्रॉफिट भी कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो वर्कर्स को नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली गांधी जी के आंदोलन से इंस्पायर होके लोगों ने पीसफुल स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किया और ये पीसफुल स्ट्राइक्स की सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई है बॉम्बे में, करेक्ट है, बॉम्बे में। तो स्ट्राइक्स जो हैं वो एक कॉमन कंडीशन बन गई। ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली इन सभी स्ट्राइक्स को, इंडियन वर्कर्स की दिक्कतों को सुनना पड़ा और पैसिफाई करना पड़ा, शांत करना पड़ा सिचुएशन को, कई सारे कानून बना के, बाय पासिंग सर्टेन एक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कमैन का कंपेंसेशन एक्ट, ईयर याद रखिएगा 1923, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ईयर याद रखिएगा 1926, और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, ईयर याद रखिएगा 1917। अगर ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए, ये क्वेश्चन बड़े कॉमन रहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है, आपसे डायरेक्टली ईयर्स भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आया ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड के डिस्प्यूट पहले रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद वर्कर को कंपेंसेशन की बात देंगे और फिर ट्रेड यूनियन को रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियंस का रिकग्निशन इतना आसानी से नहीं आया था। ट्रेड यूनियन जैसे कॉन्सेप्ट को ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। ये वर्कर,
ये जो हमसे पैसा लेते हैं, जो हमारे पलाए पल रहे हैं, हमारे पाले पल रहे हैं, जो कुछ भी है, ये यूनियन बनाएंगे हमारे अगेंस्ट, उनकी ऐसी फीलिंग थी। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट को बड़ी मेहनत के साथ, आंदोलन के साथ अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था हम लोगों ने कि ट्रेड यूनियन एक्ट पास करें। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगेन वर्कर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, डायनेमिक सिचुएशन थी और इसमें खासा नुकसान हुआ था अंग्रेज़ी हुकूमत का, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का भी। 1939 से 1945 का दौर है ये। और उसकी वजह से भारत में सफलतापूर्वक दो अधिनियम, दो एक्ट्स पास किए गए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 का और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का रोल ले लेता है, राइट। तो ये सारे एक्ट्स के जो ईयर्स हैं वो आप याद रखेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी ज़्यादा है और आज का करंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी इन पे काफ़ी रेगुलेट होता है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम अभी आपको बता रहे हैं, है ना, जो हम आपको अभी बता रहे हैं वो चीज़ें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट, चांसेस हैं, वही हम आपको बताएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो भारत में बने कैसे थे। एक स्ट्रगल हुआ था ब्रिटिश के ऑपरेसिव सिस्टम के अगेंस्ट। हमारा कोई सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर करके। जिन चीज़ों से हम बाहर निकले हैं, हम वापस से उन्हीं चीज़ों में तो नहीं जाना चाहेंगे। ये बात से एग्री करते होंगे आप। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे क्या क्या इवेंट्स थे जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पेस ऑफ डेवलपमेंट को एक दिशा दी, एक डायरेक्शन दिया, एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह, गाइडिंग लाइट की तरह, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह काम किया। रशिया का रिवॉल्यूशन 1917 का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बनना 1919 में, लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस में ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के क्रिटिक थे, जिसको हम कह सकते हैं रैडिकल ग्रुप्स, की शुरुआत हुई 1924 में। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई यूके में, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी वहाँ पे सरकार बना लेती है 1924 में। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पास होता है 1926 में। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट बेसिकली आपको दिखाई देगा 1917 में, ये मिसटाइप हो गया है। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1917 में, और एक रॉयल कमीशन बना था लेबर में 1929 से 1931 के बीच में। अगेन इसमें ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेबर मूवमेंट है, वो रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुआ था और बहुत हद तक इसी रिवॉल्यूशन से हमने जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ का, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, राइट, वो भी एडॉप्ट किया है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इनको अपने नोट्स कॉपी में इस वाले इन एक्ट्स के साथ एक साथ लिख लीजिएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके तहत इंडिया का इंडस्ट्रियल रिलेशंस गवर्न हो रहा है, डिफाइन हो रहा है इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। आखिरकार इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए, जैसा कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, जो कि हमारे यहाँ एक एनुअल रिपोर्ट है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे आपको पता चलेगा कि पूरे पूरे सेक्टर को, पूरी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा चलाने वाली सर्विसेज सेक्टर है और दूसरा इंडस्ट्री है और तीसरे पे एग्रीकल्चर है। तो यानी इंडस्ट्री की जो कंडीशंस हैं वो डिफाइन करती हैं आपकी कंट्री के इकोनॉमिक पोजीशन को, सिर्फ भारत कंट्री के अंदर नहीं, इंटरनेशनली भी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई
से के अधीनस्थ काम करते हैं, के नीचे काम करते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से क्या है, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब मान लो ट्रेड यूनियंस हैं, ये मान लो वर्कर का समूह है, और ये वर्कर का समूह सडनली बिना इंफॉर्मेशन के, विदाउट इंफॉर्मेशन, दे से दैट आज फैक्ट्री नहीं खुलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अब मान लो कि उस फैक्ट्री में बन रहे हैं डिफेंस वेपन्स, या उस फैक्ट्री में बन रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, या उस फैक्ट्री में बन रही है कोई एक ऐसी चीज, कोरोना वैक्सीन। ये तीनों चीजें आपको पता है कि क्या है, अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर की चीजें हैं, सोशल वेलफेयर की चीजें हैं। ये सभी चीजें ज़रूरी हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मानते हैं आप इस बात को? तो आज अगर वर्कर कह दे कि हम ये फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, तो वर्कर फैक्ट्री के बीच में जो कुछ भी है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेकिन अल्टीमेटली उस इंडस्ट्रियल रिलेशन से समाज का वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी भी ना चाहते हुए इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक एक स्मूथ पैटर्न में चलना, समायोजन, कोऑपरेशन, कंटिन्यूटी, राइट, पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, को एग्जिस्टेंस, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन से अल्टीमेटली एफिशिएंसी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, और कंपनी का, इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है वो भी बढ़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के साथ अल्टीमेटली आखिरी में समाज कल्याण भी जुड़ा होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, फ़ायदे क्या हैं अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के? अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फ़ायदे ये हैं कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी लेके आता है इंडस्ट्री के अंडर। इंडस्ट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वर्क फोर्स का जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ होता है, बेहतर यूटिलाइजेशन होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कम से कम होती हैं दोनों के पार्ट पे, मैनेजमेंट के पार्ट पे, ट्रेड यूनियन या वर्कर्स के भी पार्ट पे। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है साउंड लेबर लॉज बनाती है, बढ़िया लेबर लॉज बनाती है, जो कि अल्टीमेटली फ़ायदा करता है ऑर्गेनाइजेशन को भी और वर्कर को भी। और एक बदलाव की भावना सभी के अंदर रहती है, और बदलाव जो कि प्रकृति के लिए भी और समाज के लिए भी बेहतर है। तो ये होते हैं अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ पैरामीटर्स, है ना? जो रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री डेमोक्रेटिक होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वर्कफोर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करना आएगा, मैनेजमेंट और यूनियंस अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, साउंड लेबर लॉ होगा, और अल्टीमेटली चेंज फॉर बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के की अप्रोच को बताते हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज बहुत कुछ बता रही है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे इमोशंस आते हैं। कभी हमारा काम करने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, कभी कोई मालिक है वो हमारी दिक्कतों को समझ नहीं रहा होता है, हमारे जेन्युइन कंसर्न्स को झूठ मान रहा होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री रिलेशंस को हम अपनी साइकोलॉजिकल अप्रोच से अलग वंचित नहीं रख सकते, अलग नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अप्रोच में जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी के सामने सेम सिचुएशन आए, दो अलग इंडिविजुअल्स हैं उसके सामने सेम सिचुएशन आए, फॉर एग्जांपल कोई एक वर्कर कहे कि मेरा बच्चा बीमार है, और दूसरा वर्कर है जिसका जिसका भी बच्चा बीमार है, दोनों हो सकता है उस बच्चे, बीमार बच्चे के प्रति संवेदनशीलता, सिंपैथी की भावना अलग हो सकती है। एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बाप हो सकता है, एक कम रिस्पॉन्सिबल बाप हो सकता है, एक पेरेंट हो सकता है जिसका वो पहला बच्चा है, वहीं एक पेरेंट हो सकता है जिसका वो चौथा बच्चा है। तो सेम सिचुएशन है कि बेबी बीमार है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सेम सिचुएशन या सेम प्रॉब्लम में जो कि इंडस्ट्री के अंदर आए,
वो दूसरे दूसरे लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकती है। वहीं पे जहाँ पे वर्कर कहेगा कि वो जेन्युइन केस है, मालिक कहेगा कि झूठ बोल रहा है, छुट्टी चाहिए इसको। तो इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्शंस के तहत क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो सिचुएशन है वो अलग तरीके से परसीव की जा रही है, और उसी की वजह से दोनों गुटों के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज होते हैं। मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो बिहेवियरल पैटर्न है एक दूसरे के प्रति, मैनेजमेंट इजी वर्किंग देता है, वर्कर्स काम चोरी करते हैं, ये सभी तरह की बातें अल्टीमेटली इनके डायनेमिक्स, इनके रिलेशन के डायनेमिक्स पर डिपेंड करता है, जो कि इनका बिहेवियर पैटर्न बनाता है। इसीलिए ज़रूरी है इसीलिए ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे काम करना चाहिए, उसको अरेंज करना चाहिए। अरेंज करिए ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इंटर ग्रुप्स बना के, यानी कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कई सारे छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएं। ये पॉकेट्स कैसे बन जाएं, यही आप आजकल मैनेजमेंट में देखते हो, जिसको आप कहते हो टीम लीडर है। आप कई बार सुनोगे ये वर्ड आएगा, कॉल सेंटर में काम करोगे तो टीम लीडर है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी कहते हैं लोग आजकल कि तुम किसको रिपोर्ट करोगे, है ना। ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात है। क्या मैनेजमेंट के कुछ अहम लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दे दी गई है, और ये अलग अलग लोगों को, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को सुन रहे हैं। तो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है मैनेजमेंट, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर को। तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करने जैसा हो गया। ये आप अपने स्कूल लेवल में सीखते हुए आए हैं, जहाँ पे आप हाउसेस की बात करते हैं। हाउसेस आपको कई चीज़ें सिखाती हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो। ये आपको टीम वर्किंग सिखाता है, ये आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाता है, ये आपको कोऑपरेशन की फीलिंग भी बताता है, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको बताता है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बिना इंडिविजुअल एफर्ट्स के नहीं किए जा सकते। इन सभी चीज़ों पे साइकोलॉजिकल अप्रोच डिफाइनिंग होती है। करेक्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की एक एक सामाजिक परिभाषा भी है और एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है, सोशोलॉजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत छोटी दुनिया है, इट्स अ मिनिएचर वर्ल्ड अपने आप में। जो मैनेजमेंट के गोल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्कर के भी गोल्स हों। जो वर्कर का एटीट्यूड है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट को पसंद आए। इंडस्ट्री में किसी तरह की बदलाव की ज़रूरत है, परसेप्शन ऑफ रिक्वायर्ड चेंज इन द इंडस्ट्री, राइट। ये सब डिफाइन होता है कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, रीति रिवाज कस्टम से, स्ट्रक्चरल चेंजेस से, स्टेटस सिंबल से, टॉलरेंस से, इन सभी बातों से डिफाइन होता है। क्योंकि मिनिएचर वर्ल्ड में जो चीज़ें समाज को चलाती हैं वही चीज़ें इंडस्ट्री को भी चलाएंगी, राइट। गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ द वर्कर, इंडस्ट्री में बदलाव, कल्चर, कस्टम, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्टेटस सिंबल्स, राइट। इंडस्ट्री का मानते हैं कि मेन फंक्शन इकोनॉमिक नेचर का है, लेकिन एक सोशल फैब्रिक पे भी उसका गहरा प्रभाव होता है। ये तो हमने लेक्चर 1 में भी देखा था कि इंडस्ट्री आज के दौर में एक वेंचर हो गया है ऑफ कोऑपरेशन, ड्रिवन बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो हैज सोशल आउटकम्स, राइट। तो सोशल फैब्रिक पे भी असर पड़ता है। एक इंडस्ट्री के बेहतर विकास से, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेहतर होने से शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन होता है। लोग ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इधर से उधर काम के लिए जाते हैं, शहर चेंज करते हैं, मोहल्ला चेंज करते हैं, गांव से शहर आते हैं। हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो बनती है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। सोशल मोबिलिटी होती है, राइट। फैक्ट्री के अंदर हर धर्म के लोग, हर जात के लोग अपने त्योहारों को, अपनी आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, लोग काम की वजह से माइग्रेशन करते हैं। कोविड-19 में आपने ये देखा भी कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट थी, जब माइग्रेंट वर्कर्स सडनली लॉकडाउन के बाद पैदल निकल गए थे हज़ार हज़ार किलोमीटर दूर अपने घर की ओर। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि इंडस्ट्री समाज से अलग नहीं है।
तो अल्टीमेटली सोशल फैब्रिक पे इसका गहरा असर पड़ता है। इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल लिंकेजेस जो हैं वो खुल के सामने आते हैं, वो बेहतर होते हैं और अल्टीमेटली विकास होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। अब दोनों अप्रोचेस में आपको एक डिफरेंस समझना है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, राइट। वो किसी प्रत्येक इंडिविजुअल के बारे में भी बात कर सकता है, या वो एक यूनियन के बारे में भी बात कर सकता है, या वो एक पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द ग्रुप के बारे में भी बात कर सकता है। लेकिन सोशोलॉजिकल अप्रोच जो है वो कलेक्टिव अप्रोच है, वो कलेक्टिव अप्रोच है, वो ग्रुप की अप्रोच है, वो इम्पैक्ट को एसेस करने वाली अप्रोच है। जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो रिलेशनशिप को गवर्न कर सकता है लोगों के बीच में। जो सोशोलॉजिकल है वो अल्टीमेटली सोशल आउटकम्स पे फोकस करता है, राइट, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का सोशल आउटकम क्या है। साइकोलॉजिकल अप्रोच इंटर रिलेशनशिप्स को गवर्न कर सकती है, सोशोलॉजिकल अप्रोच सोशल आउटकम्स को, लेकिन इकोनॉमी पे दोनों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है या कोई भी इकोनॉमी को काउंट नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री का एक इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन ओनली ग्रोथ है, ओनली रीज़न है उसकी ग्रोथ का, ये तो आपको देखने में समझ में आ जाएगा दैट इट इज़ नॉट दी ओनली पर्पस, राइट। फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आप आज के समय में देखेंगे कि बहुत हद तक ये चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कि अमानवीय तरीके से लोगों से काम कराया जा रहा है। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में आपको पता है जब यूनाइटेड नेशंस बन गया, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना दिया गया 1948 में, लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए 66 में, लोगों को कल्चरल इकोनॉमिक सोशल राइट्स आईसीएससीआर दे दिया गया, आईसीएससीआर 1966 में। इन सभी के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। तो ये सभी चीज़ें आने के बाद एक ह्यूमन रिलेशंस का अप्रोच आना तो जायज़ था। कभी कभी एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की तरह डील करते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो एनिमेट नहीं कर सकते, जो मूव नहीं कर सकते, यानी कि एक मेयर ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, वस्तु की तरह, जिनकी कोई इमोशन नहीं है, जिनकी कोई फीलिंग नहीं है। और तब क्या होता है? टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और फिर होता है वर्कर्स रेजिस्टेंस देता है ऐसे प्रेशर को, राइट। अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स डेवलप करता है, संगठन बनाता है। कहते हैं ना संगठन में शक्ति है क्योंकि अकेले में, तो वो चीज़ें बनने लगती हैं। वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी वजह से बनते हैं ताकि मालिक मजबूत होकर उसको दबा ना पाए। एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस का इजाद होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ट्रेड यूनियंस किस अप्रोच के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, ऑप्शन दे दे आपको। ए, ट्रेड यूनियन साइकोलॉजिकल अप्रोच है। बी, ट्रेड यूनियन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। सी, आपसे कह दे ये सोशोलॉजिकल अप्रोच है, सोशोलॉजिकल अप्रोच है। डी, और आपको कह दे नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ट्रेड यूनियंस किस अप्रोच का पार्ट है? ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का पार्ट है। याद रखेंगे। साथ में कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन अराउंड इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन अराउंड इंडस्ट्री, इसका ग्रोथ और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस अप्रोच के अंदर देखने को मिलता है? आपसे ऑप्शन में दे दे ए साइकोलॉजिकल, ऑप्शन बी दे दे ह्यूमनिस्टिक, सी आपको तीसरा ऑप्शन दे दे सोशल रिलेशंस, सोशलिस्टिक अप्रोच, डी आपसे कह दे ऑल ऑफ द अबव। तो आप मार्क करेंगे कि अर्बनाइजेशन अराउंड इंडस्ट्री है, ये हमें कौन सी अप्रोच में दिखता है? सोशलिस्टिक अप्रोच में दिखता है। तो इसीलिए इन लेक्चर्स को सिर्फ ऐसा मत समझिए कि थियरीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इन अप्रोचेस को बहुत बार स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यार ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, इनको भी ध्यान में लेके हमें चलना है। अब कुछ थियरीज़ हैं जो बड़ी फेमस हैं, जैसे प्लूरलिस्टिक थियरी है फ्लैंडर्स की, गांधीयन अप्रोच है, और फिर हमारी डनलप के सिस्टम ऑफ अप्रोच है। ये लेक्चर स्वाभाविक रूप से लेंदी है। मेरी एडवाइस रहेगी इस लेक्चर को आप 2x स्पीड पे भी देखेंगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें
समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, इस लेक्चर को आप छोड़ नहीं सकते। यू कैनॉट लाइक डिसाइड to forego and let go of this lecture, because this is a very 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 important lecture, right? Now after this, the entire understanding of industrial relations is going to be changed drastically, so we need to understand this. सबसे important questions आते हैं डनलप थियरी से। डनलप की थियरी है जो कि सिस्टम्स अप्रोच कहती है। कैसी अप्रोच कहती है? सिस्टम्स अप्रोच कहता है कि कोई एक व्यवस्था है जो हमने बना रखी है, उसके तहत इनके रिलेशंस गवर्न होने चाहिए। डनलप की थियरी में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 4 और प्लेयर्स हैं। देयर आर 4 की प्लेयर्स। सो दीज 4 की प्लेयर्स आर वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। काम करने वाले, काम करने वालों का संगठन, काम करवाने वाले और सरकार। ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं अग्रीमेंट्स के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से, कानून के माध्यम से और पॉलिसीज़ के माध्यम से। इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन सभी सबसिस्टम्स के बीच में और उद्देश्य कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। तो कोई भी एक दूसरे के बिना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए डनलप की सिस्टम्स थियरी में सिस्टम बनाया गया है। 4 कंपोनेंट्स हैं, वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, और इनके बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है। रेगुलेशंस, लॉज और पॉलिसीज से गवर्न होते हैं। रिलेशनशिप का नेचर डायरेक्ट होता है। फर्दर अगर हम बात करें डनलप की सिस्टम्स अप्रोच की, तो कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करिए, यानी कि एक सेट पैटर्न होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रखने का, अपनी दिक्कतों को, अपनी मांगों को रखने का और उसको निस्तारण करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। तभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो ऑर्डरली हो सकते हैं। फर्दर फोकस रहता है पार्टिसिपेंट्स का किस पे? पूरे इन्वायरमेंट को बनाने में। तो पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए? वर्कर हो जाते हैं, मैनेजमेंट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे इंटर रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में साझेदारी की हो, कोऑपरेशन की हो, ना कि कॉन्फ्लिक्ट की हो। तो डनलप का सिस्टम्स अप्रोच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करता है और किस तरीके से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डायरेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए और कोऑपरेशन की भावना ज़्यादा होनी चाहिए। ये डनलप का सिस्टम्स अप्रोच है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ डनलप सिस्टम्स अप्रोच। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डनलप ने कौन सी अप्रोच दी, ह्यूमनिस्टिक, सोशलिस्टिक सिस्टम्स। तो आपका आंसर होगा सिस्टम्स अप्रोच। उसके बाद एक दूसरे तरह की अप्रोच, एक नए तरीके की अप्रोच और भी है जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा नहीं दी गई है। पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। पार्टिसिपेटिव अप्रोच में डनलप के सिस्टम्स अप्रोच कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी, बिकॉज यहाँ पे आप बात कर रहे हैं फेस टू फेस रिलेशनशिप्स की। द फेस टू फेस इंडिविजुअल रिलेशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को करना आसान होता है। आपस में अच्छे रिश्ते होते हैं वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कभी कभी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट मोड में आके वर्करों से अपनी मांगें, अपने काम पूरे करा सकता है। कभी कभी वर्कर अपनी रिक्वेस्ट को इस कदर रखे कि मैनेजमेंट इमोशनल हो जाए। तो यहाँ पे दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। इसमें आइडियाज़ जो हैं ईजिली फ्लो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डेमोक्रेटिक नेचर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये जो अप्रोच है ये लिमिटेड है स्केल ऑफ इंडस्ट्री पे। छोटी इंडस्ट्रीज़ में एक दूसरे को जानना, परिवार से मिलना, फीलिंग्स को समझना आसान होता है। जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच से आप काम तो नहीं करा सकते, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में भी फुलफिल उतने अच्छे से ना हो पाए जितने अच्छे से डनलप के सिस्टम्स अप्रोच के तहत हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इसी डिस्कशन पे हम आगे बढ़ते हैं और फ्लांडर्स की प्लूरलिस्टिक थियरी को भी डिस्कस करते हैं। फ्लांडर्स की जो प्लूरलिस्ट थियरी है कहती है कि इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, इनहेरेंट है। इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होके ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये अलग अलग गुटों के हैं, डिफरेंट माइंडसेट के हैं।
डिफरेंट सेक्शंस के हैं। एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, एक काम करवाता है, एक काम करता है, एक मेहनत खून पसीना सब लगाता है, एक बैठा रहता है। तो क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, तो फिर क्या होता है ना? कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, इनहेरेंट है। इसीलिए अल्टीमेटली क्या होता है, कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं इनके बीच में, बिकॉज उनके उद्देश्य, उनकी लीडरशिप अलग अलग है, और कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सही है, जायज़ है, और यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। याद रखिएगा, ट्रेड यूनियंस, अगेन की बात करूँगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे डनलप की सिस्टम्स अप्रोच ने बात नहीं की। डनलप की सिस्टम अप्रोच ने कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर कम इम्पोर्टेंस दिया, रादर उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस किया। और वहीं पे फ्लांडर्स की जो थियरी है वो बात करती है बेसिकली किस चीज़ की, कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है, तो इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको करना क्या रहता है, आपको कोशिश करनी है कि आप वही मांगे रखें जो सभी की मांग हो। तो इसके तहत रूल मेकिंग प्रोसेस के दौरान कलेक्टिव बार्गेनिंग करके सलाह मशवरा करके कानून बनाइए, ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सके। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह माना जाता है फ्लैंडर्स के द्वारा, जहाँ पे एक पावर रिलेशनशिप रहती है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, और आपसी सहमति से चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। गांधीयन अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर को स्टार्ट करते समय ही बताया था कि गांधी जी के आने के बाद पूरा जो अप्रोच है वो बहुत हद तक चेंज हो गया। गांधी जी ने अपनी कोई भी प्रोटेस्ट तीन, ट्रुथ, नॉन वायलेंस और नॉन पजेशन, इन तीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही की थी। तो जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बात करें तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस और नॉन पजेशन भी अपने आप में शामिल हो जाता है। लेकिन नॉन पजेशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में उतना इंपॉर्टेंट, उतना कारगर साबित लॉन्ग रन पे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अहिंसा और सच, ये सत्य के प्रति आग्रह, जो इनका कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का, वो बहुत हद तक आपने देखा होगा। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बरदौली सत्याग्रह, सॉल्ट टैक्स, ये सब ऑपरेसिव सिस्टम्स के अगेंस्ट चीज़ें थी। तो इन्होंने बोला कि देखिए, कैपिटल और लेबर दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो को एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। जो वर्कर्स हैं, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि देखिए, वो प्रिंसिपल्स ट्रस्टीज़ हैं, इसके इंडस्ट्री के, उनके भरोसे चीज़ें चल रही हैं। प्रिंसिपल ट्रस्टी मतलब अल्टीमेटली ओनर भाई तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे केस में जहाँ वर्कर्स को आप कंपनी का ओनर बोल दे रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा? वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्टीज़ का मतलब है कि बिजनेस उनसे है। तो ऐसे में जो ट्रस्टीशिप का रिलेशनशिप बनता है, वहाँ पे लेबर और कैपिटल के बीच में इनहेरेंट कोऑपरेशन की भावना रहती है। अब कितना डिफरेंट है ये फ्लैंडर्स की अप्रोच से। फ्लैंडर्स ने माना था कि इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है। गांधी जी कह रहे हैं कि इनहेरेंट कैसे हो सकता है, इनहेरेंट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बात ट्रस्टीशिप की हो रही है, और ये दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, ये एक सोशलिस्टिक स्टेट की, या ये एक कम्युनिस्ट स्टेट की विचारधारा हो सकती है कि सब कुछ सभी का है, सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और ये विचारधारा कैपिटलिस्ट है कि सब कुछ सबका नहीं है, दो सेक्शंस में बटा हुआ है पूरा इंडस्ट्री, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। आप देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वर्कर्स कहते हैं कि अब वर्कर सत्याग्रह करें, अगर उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट के साथ तो सत्याग्रह करें, अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से एकजुट होकर रखें। गांधी जी ने कहा कि वर्कर्स का जो राइट टू स्ट्राइक है वो उनका फंडामेंटल फ्रीडम है। आज हमारे संविधान के लागू हो जाने के बाद उसको हम आर्टिकल 1A में देखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राइट टू स्ट्राइक को इंक्लूड करते हैं। और पर गांधी जी कहते थे कि देखो, स्ट्राइक करो ना, तो इसको क्या करो, बंद जो करो वो आखिरी दिन तक अवॉइड करो। कोशिश करो कि आखिरी दिन तक तुम्हें स्ट्राइक की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा करो। करेक्ट। तो यहाँ पे गांधी जी की थियरी के हिसाब से ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एक खासा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे वर्कर्स की जेन्युइन वॉइसेस को दे कैन पुट, लेजिटिमेट वॉइसेस ऑफ द वर्कर्स कैन बी पुट, राइट। वर्कर्स शुड सीक रिड्रेसल ऑफ डिमांड्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग,
एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। गांधी जी ने ऐसा नहीं था कि गांधी जी ऐसा नहीं कहते थे कि आप उसको कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट करते रहिए। गांधी जी कह रहे थे कि आर्बिट्रेशन शांति के तरीके से अगर चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं तो कोशिश करिए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग और वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन गांधीयन अप्रोच है, याद रखेंगे इस चीज़ को। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन में कुछ आखिरी दो पहलू रह गए हैं हमारे पास, जिसको हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। लेक्चर के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ अपने नोट्स बिल्कुल बना लीजिएगा, क्योंकि ये होता है हमारा दोनों लेक्चर्स में से हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो इंट्रोडक्शन है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली थोड़ा बोरिंग रहता ही है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। देखिए, कहा जाता है कि अगर एक इकोनॉमी डेवलप कर रही है, अच्छी इकोनॉमी है, बेहतर इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन में होना चाहिए, जो कि कानून व्यवस्था के हिसाब से होगा, राइट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उस पर भी डिपेंड करता है कि कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, इकोनॉमी डेवलप्ड है या इमर्जिंग इकोनॉमी है। एक अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कहा जाता है कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो गाइड की तरह काम करना चाहिए और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बहुत लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहाँ पे वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड है, एजुकेशन और हेल्थ उतनी अच्छी है नहीं, और वर्कर जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री को बड़ा बनाना चाहता है। ऐसे में वर्कर्स के राइट्स जो हैं अक्सर वायलेट होते हैं और उससे वर्क स्टॉपेज होता है, वर्कर काम करने से मना करता है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को इफेक्ट डालता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट और पीरियडिक इंटरवेंशन बना रहता है। समय समय पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती रहती है। गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे आपको पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाती है, और भारत में सभी संस्थाएं उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के छाते के नीचे ही काम करती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कॉन्ट्रावेंशन में कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकती, अदरवाइज उसको क्या है, उसको रिकग्निशन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में स्टेट जो है वो सब्सटैंटिव, यानी कि एक ऐसे जो कि राइट्स और कंडीशंस को बनाता है, ऐसा कानून बनाता है, और दूसरा प्रोसीजरल लॉज यानी रिड्रेसल मैकेनिज़म्स बनाता है। लेबर कोड बनती हैं, लेबर लॉज बनते हैं, ठीक है, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाता है ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस उस कंट्री के अंडर गवर्न हो सकें। तो आपको ये पता है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में रोल ऑफ द स्टेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। फर्दर ट्रेड यूनियंस के रोल की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को किस तरीके से गवर्न करता है ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियंस कलेक्टिव बार्गेनिंग की पोजीशन को बताते हैं। ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग की पोजीशन को बताते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियंस अगर गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर लेती है तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेड यूनियंस का काम ये है कि काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, राइट। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो सफ़र ना करे, और वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जहाँ पे गिव एंड टेक की बात हो। गिव एंड टेक, थोड़ा तुम आगे मेरी तरफ चलो, थोड़ा मैं तुम्हारी तरफ चलूँगा। तो ट्रेड यूनियंस का होना एक इंडस्ट्री में हमेशा अच्छा माना जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, बेहतर हैं, ऐसा माना जाता है। और ये लेबर मैनेजमेंट सिनर्जी को दर्शाता है, यानी लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक तरह का अंडरस्टैंडिंग का भाव है। उसी के तहत भारत में पहली बार 1926 में ट्रेड यूनियंस को रिकग्नाइज किया गया। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान बनाए गए थे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिंटर्स यूनियन था, कैलकाटा में बना 1905 में। बॉम्बे पोस्टल यूनियन बना 1907 में। ये दोनों कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रेड यूनियंस। प्रिंटर यूनियन, पोस्टल यूनियन 1905-1907। उसके बाद मद्रास का लेबर यूनियन बना 1918 में। AITUC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन जो आज भी एग्जिस्ट करता है, ये 1920 में बना था। बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना 1922 में। रेलवे का ये फेडरेशन बना 1922 में, राइट। AITUC के जो जनरल सेक्रेटरी थे CM जोशी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन और ट्रेड यूनियंस को प्रोटेक्शन दे सकें। और इसके लिए उन्होंने एक यात्रा भी निकाली 1920 के दौरान, और अल्टीमेटली एक रेजोल्यूशन भी लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1921 में।
और जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने लेबर यूनियंस एक्ट 1926 को, जिसको हम ट्रेड यूनियन एक्ट्स के नाम से जानते हैं, उससे स्टैब्लिश किया गया और कंट्रोल और प्रोटेक्शन दिया गया ट्रेड यूनियंस को। आज के दौर में भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ये तीनों मेजर ट्रेड यूनियंस हैं जो भारत में आज एग्जिस्ट करते हैं। भारतीय मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और बाकी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, और AITUC आज समाजवादी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियंस का कितना खासा रोल है। तो ये होती है हमारे लेक्चर 2 का समापन, ख़त्म। अब फर्दर हमारे जो अगला लेक्चर 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को, क्या किस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस को गवर्न करता है, ये स्ट्राइक, लॉकआउट और घेराव का मतलब क्या होता है, इलीगल स्ट्राइक्स और इलीगल लॉकआउट्स क्या होते हैं और इनको कैसे रेगुलेट किया जाता है, आखिरकार भारत में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए क्या मशीनरी दी गई है और ये ट्राईपार्टाइट मशीनरी और वर्कर पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी ज्ञान ने कसम खाई है, वी हैव टेकन अ प्लेज दैट मिशन EPFO 2023 में हम आपको पूरा सिलेबस, वैल्यू बेस्ड सिलेबस, 100% सिलेबस कवरेज के साथ आपको फ्री में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसीलिए इन चैनल्स को, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने साथी संबंधियों के साथ बिल्कुल ज़रूर से शेयर करें। ये कंपल्सन नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यार मेरे को ये चैनल मिला, मेरे को ये वीडियो मिली, मैं दूसरों की मदद क्यों करूं। लेकिन आपको पता है कि अगर आप उसकी मदद करेंगे तो हो सकता है 4 नई बातें वो भी आपको सिखाएगा। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दिस वॉज योर होस्ट एंड योर फ्रेंड एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी। आई विल सी यू गाइज इन द लेक्चर 2 ऑफ कंप्लीट फ्री कोर्स ऑन मिशन EPFO।